हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में भी ज़बरदस्त रहें। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 7 रोड खुर्द हिसार से एडुसेट के माध्यम से 12वीं कक्षा के बच्चों को अकाउंटेंसी विषय पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा। बच्चों, क्योंकि हम 12वीं में जो अकाउंट्स करेंगे तो उसका बेस +1 में था, 11वीं कक्षा में था। तो क्यों ना पहले कुछ लेक्चर में हम उसका बेस समझें, थोड़ा स्पीड से समझेंगे क्योंकि आपने पूरा साल उसे पढ़ा है, लेकिन एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो इस कड़ी में हम शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन और रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आज के लेक्चर में इस एरिया को कवर करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण क्या होते हैं और डबल एंट्री सिस्टम के रूल क्या होते हैं, उनको कैसे लागू किया जाता है, कैसे अकाउंट्स की छंटनी की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं +1 का, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस, लेखांकन समीकरण। बैलेंस शीट आप जानते हैं, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाना सीखा। 2 साइड होती हैं, एक लायबिलिटी साइड जो हमारे लेफ्ट में है और एक एसेट साइड जो कि राइट में। आप जानते हैं कि बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा बराबर होती हैं। कैसे होती हैं, इसको एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले मालिक कैपिटल लाता है। मान लेते हैं वो 1 लाख रुपए लाया, तो 1 लाख रुपए लाया तो 1 लाख रुपए किस रूप में लाएगा? या तो वो कैश लाएगा, ठीक है, और या हो सकता है कैश की बजाय कुछ कैश कुछ और चीज़ों में लाए। चलो हम पहला मानते हैं वो सारा का सारा कैश में लाया है, तो इधर कैपिटल 1 लाख, तो दूसरी तरफ एसेट्स भी बढ़ेगी। अगर एक लायबिलिटी साइड बढ़ेगी, एक एसेट्स भी बढ़ेगी। कैश हमेशा कैश में थोड़ा रहेगा, उसे समय समय पर इस कैश का यूज़ करना है। सबसे पहले वो हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी खरीद ले, तो प्लांट एंड मशीनरी मान लेते हैं 50,000 रुपये की प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है। तो देखिए 50,000 उसके पास कैश कम हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं? जब मशीन खरीदेगा तो यहां से कैश उठा के और वो जहां से मशीन खरीदेगा उनको दे देगा, तो उसके पास प्लांट एंड मशीनरी यहां तो 50,000 प्लस हो जाएगा। अब मैं इसको सीधा भारी लिख देता हूं 50,000, और वहां पर 50,000 उसके पास कम हो जाएगा। तो देखिए ये कितना है, अब 1 लाख माइनस 50,000, 50,000, और ये कितना है 50, दोनों मिलाकर 1 लाख, और ये भी 1 लाख है। चलिए इसलिए 1 लाख को यहां लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद माल भी तो खरीदेगा। चलो मान लेते हैं उसने, क्योंकि 50,000 ही तो बचे हैं, उसमें से 30,000 का उसने नगद माल खरीद लिया। तो नगद माल खरीदेगा तो गुड्स बढ़ेगा, और गुड्स को हम कहते हैं स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक कितने का बढ़ेगा? 30,000 रुपए का, राइट। तो आपका कैश और 30,000 कम हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्योंकि जब आप माल खरीदोगे तो आपका माल बढ़ेगा, गुड्स बढ़ेगा, यानी स्टॉक बढ़ेगा, दूसरी तरफ आपका कैश कम हो जाएगा।
तो कैश पे गौर किया जाए तो 80,000 कम हो गया, तो मात्र आपके पास 20,000 कैश है कि नहीं। अब मैं इसको हटा दूं सारे को, और ये भी स्टॉक आपका 30,000 हो गया। यहाँ पे गौर करें तो 50,000, 30,000, 80 और 20, 1,00,000 वही का वही चल रहा है। अच्छा, अब उसके पास 20 ही कैश रह गया। उसने कहा ये तो कम पड़ गया, और पूंजी लाओ। पूंजी है नहीं, तो क्या करेगा, उधार लेगा। मान लेते हैं कि वो लोन ले लेता है, और लोन भी 50,000 का लेता है। तो फिर क्या होगा, अगर लोन लेगा तो यहां पर या तो कैश में, और मैं साथ में इसके साथ बैंक भी लिख सकता हूं कि मान लेते हैं कि बैंक में 50,000 रुपये बढ़ गए, है कि। तो अब उसके पास 50 और 20, 70,000 रुपये नगद है कैश में और बैंक में मिलाकर। इधर देखिए 1.5 लाख है टोटल, इधर का देखिए 70 और 30, 1,00,000 और 50, 1.5 लाख, वही बराबर आ रहा है। हमेशा जब भी कभी आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो दोनों साइड बराबर रहेंगे। ओके, अब मानते हैं कि मान लो उसने माल बेच दिया। अब माल बेच दिया, जो स्टॉक 30,000 का है, चलो इसमें से 20,000 का माल बेच दिया, तो 20,000 का माल इसमें कम हो जाएगा, यानी इसमें 20 कम होगा, 20 कम हो जाएगा, और 20 का माल 20 में तो बेचा नहीं होगा। हो सकता है 20 का माल 30 में बेचा हो, चलो मान लेते हैं 20 का माल 30 में बेचा, तो उसके पास कैश में 30,000 नहीं पड़ जाएंगे। सोचो, 20 का माल जाएगा, ठीक है, और 30,000 रुपये आएंगे, तो 30,000 आएंगे, तो ये अब आप उसका कैश 30,000, यानी 30 की जगह ये कितना हो जाएगा, 20 की जगह 50,000 हो जाएगा। लेकिन क्या 10,000 का उसे फायदा नहीं हुआ? जब 20,000 का माल 30 में बेचेगा तो 10 का लाभ भी हुआ। तो लाभ से मालिक की पूंजी बढ़ती है, इसलिए यहां पर मालिक की पूंजी में प्लस करना होगा, तो ये 1,10,000 हो जाएगा। अब इधर का टोटल करें तो 1,60,000 होता है, इधर का टोटल करें तो 50 और 50, 1,00,000, और ये 10,000 रह गया, ये 10,000 रह गया, और 50,000, ये तो हो गया ना 1,60,000। तो क्या देखा आपने कि बैलेंस शीट हमेशा बराबर चलती है। वो अलग बात है कैसे बराबर होगी, कभी दोनों साइड बढ़ता है, दोनों साइड कम होता है, कभी इसी साइड में प्लस होता है, इसी साइड में माइनस होता है, ऐसे इधर भी प्लस माइनस हो सकता है। सो कुल मिलाकर ये अर्थ निकलता है कि बैलेंस शीट हमेशा बराबर रहती है। तो एक फार्मूला निकला, इसका टोटल अभी 1,60,000 हो गया, और इधर का भी टोटल 1,60,000 हो गया। ओके, अब एक फार्मूला निकला, एसेट्स इक्वल टू, देखिए ये सारी एसेट्स है, ये टोटल एसेट्स है, तो इस एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपका एक फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इसमें यहां पर मेरी एसेट्स 1,60,000, लायबिलिटीज मेरी 50,000 है, और कैपिटल मेरी 1,10,000 है। और इस फार्मूले में सपोज आपके पास लायबिलिटी नहीं है और आपके पास ये दो हैं, तो क्या करोगे, लायबिलिटी को यहीं छोड़ दो, कैपिटल इधर प्लस है, कैपिटल इधर से इज इक्वल टू से इधर आएगी, बराबर से इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। तो जब 1,60,000 में से 1,10,000 माइनस गए तो वही 50 बचेगा। मान लेते हैं आपको लायबिलिटी पता है पर आपकी कैपिटल नहीं पता, तो लायबिलिटी इधर से इधर आ जाएगी तो पता चल जाएगा। मान लेते हैं एसेट्स नहीं पता, आपको लायबिलिटी पता है, कैपिटल पता है, तो इन दोनों का ऐड कर दो, इन दोनों का टोटल कर दो, आपकी एसेट्स आ जाएगी। तो ठीक है,
मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा सभी को। ओके बच्चों, एक उदाहरण के द्वारा अकाउंटिंग इक्वेशन को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है यहां पर सीरियल नंबर हो गए, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इज इक्वल टू, अभी हमने फार्मूला बताया था ना, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। पहली ट्रांजैक्शन देखिए, आप सभी को मत देखिए, एक एक को समझाता चलूंगा मैं, तो आप जहां मैं कहूं वहां देखते रहिए। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। राम ने 70,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। अगर वो 70,000 से बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या होगा, एक तरफ तो उसकी कैपिटल, क्योंकि कैपिटल आ रहा है तो यहां पर तो कैपिटल के नाम से 70,000 हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ क्योंकि जब लाया तो क्या बढ़ेगा, कैश, तो यहां पर हम एक हेडिंग बना लेते हैं कैश का। तो कैश में 70,000 लाएगा, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं 70,000, ठीक। अभी तो इतना ही है, क्योंकि यहां इज इक्वल टू है तो यह इज इक्वल टू लगाया। तो देखिए मैंने लायबिलिटी में कुछ नहीं है, सिर्फ कैपिटल 70 और उधर कैश 70, दोनों साइड इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसकी इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी 70,000 तो हमारे पास कैश है इज इक्वल टू 70,000 हमारे पास कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर 30,000, हमने 30,000 का माल खरीद लिया। जब हम 30,000 का माल खरीदेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक तो माल बढ़ जाएगा, जब माल खरीदोगे तो माल आएगा ना, और दूसरी तरफ आपके पास से कैश कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो 30,000 तो आपका कैश कम हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 30,000, कैश कम हो जाएगा, और 30,000 का माल बढ़ जाएगा, यानी स्टॉक बढ़ जाएगा। तो अब मेरा एक पॉइंट और बन गया, स्टॉक। ओके, तो स्टॉक मेरा 30,000 का प्लस हो जाएगा, 30,000 का माल बढ़ेगा, 30,000 कैश घटेगा। लेकिन इस तरफ तो कैपिटल पे कोई चेंज नहीं आएगा, जीरो, नो चेंज। तो अब नई इक्वेशन, अब जो इक्वेशन बनेगी, अब इसको इक्वेशन नहीं कहना, पहली बार इक्वेशन बोला गया कि इक्वेशन क्या बनी, अब दूसरी बार कहेंगे न्यू इक्वेशन क्या बनी। तो अब इसके आगे हम न्यू जोड़ देंगे, न्यू इक्वेशन। अब आगे हर बार न्यू इक्वेशन न्यू इक्वेशन न्यू इक्वेशन लिखते रहेंगे, और लास्ट में फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। ये दिख रहा होगा फाइनल इक्वेशन, ओके। तो 30,000, अब देखिए न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, जहां 70 में माइनस 30 होगा तो वहां मेरे पास 40,000 प्लस का बचेगा, राइट। और ये तो 30,000 ही रहेगा, और इस तरफ यही प्लस, ये यहां पर 70,000 रहेगा। इन सब के आगे प्लस लगा देते हैं, ओके। अब आगे नेक्स्ट एंट्री है, ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट फॉर 40,000। आपने 40,000 का माल श्याम से उधार खरीदा। जब आप श्याम से 40,000 का माल उधार खरीदेंगे तो क्या होगा, माल खरीदा ना, चाहे नगद खरीदो चाहे उधार खरीदो, दोनों कंडीशन में माल बढ़ेगा, यानी स्टॉक बढ़ेगा। तो आपका स्टॉक तो बढ़ जाएगा 40,000, लेकिन कैश पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो उधार खरीदा है। तो जब आप उधार खरीदोगे तो बताइए श्याम के पैसे आपने देने हैं या श्याम से पैसे लेने हैं। भाई सिंपल सी बात है, जब माल खरीदोगे तो उसके पैसे देने हैं, और देने हैं तो वो मेरे लिए लायबिलिटी बन गया, यानी मेरे लिए क्रेडिटर बन गया। तो यहां पर लायबिलिटी में अब एक नया नाम आ जाएगा, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। और क्रेडिटर्स में आएगा यहां पर 40,000 बढ़ जाएगा, यहां पर 40,000 बढ़ेगा।
अब देखिए 40,000 पहली बार स्टार्ट हुआ है, इससे पहले तो नहीं था ना, तो आप जहाँ जहाँ पर बाकी जगह बच गई वहाँ 0 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ 0 रहा होगा तो टोटल 0 आएगा, 0 में 0 हुआ फिर 0 हुआ, अब आगे चेंज जाएगा। ओके, अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, अब क्योंकि इसके आगे तो कुछ हुआ ही नहीं कैश के नीचे, तो यहाँ भी 0, और देखिए ये कैपिटल है, इसके आगे भी कुछ नहीं हुआ तो 0, तो यह 40 में 40 हो जाएगा प्लस 70,000 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 40,000 और ये कितना हो गया 70,000। आप कभी भी चेक कर सकते हैं, 40 और 70 1,10,000 हुआ और 40 और 70 1,10,000, दोनों साइड वो इत्तेफाक हुआ कि 40-70 ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर टोटल बराबर आएगा, टोटल बराबर आएगा। ओके, ये न्यू इक्वेशन हो गई। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑफ ₹20,000 फॉर 25,000। आपने 20,000 वाला माल 25,000 में बेच दिया, आपके पास मतलब 70,000 रुपये का, 40 और 30, आपने इसमें से 20,000 का माल जो मोहन है उसको 25,000 में बेचा। भाई कुछ महंगा तो बेचोगे ही, तो क्या होगा, जब आप मोहन को बेच रहे हो तो नगद बेच रहे हो या उधार। जब उसका नाम बोल दिया गया कि नाम कह दिया गया कि मोहन को बेचा, इसका मतलब उधार बेचा। तो 25,000 का उधार बेचा है तो मोहन को बेचा। एक बात तो तय है, नगद बेचो चाहे उधार बेचो, दोनों में माल तो जाएगा ना। तो देखिए आपका माल कम हो जाएगा, कितने का, 20,000 का माल कम होगा या 25,000 का, भाई 20 का कम होगा, क्योंकि माल तो 20 का ही जाएगा, तो 20,000 का हो जाएगा। ओके, और 25 उससे लेंगे, अभी लिया नहीं है, तो वो मेरा बन गया डेटर। तो एक और नया नाम स्टार्ट हो गया, डेटर, डेटर्स। तो डेटर मेरे बढ़ेंगे यहां पर कितने के, 25,000 के। ओके, 25,000 के डेटर्स बढ़ जाएंगे, 20 का माल जाएगा, 25 के डेटर्स बढ़ेंगे। इसका मतलब है 5,000 का फायदा हुआ, और जब भी फायदा होगा तो पूंजी बढ़ेगी, मालिक की पूंजी बढ़ेगी, जब भी नुकसान होगा पूंजी घटेगी। तो यहां पर 5,000 रुपये मालिक की पूंजी में जोड़ दिया जाएगा। ठीक, अब इक्वेशन देखिए, इक्वेशन में क्योंकि 40 के नीचे कुछ नहीं हुआ तो 0, यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं किया तो 0, जहां कुछ नहीं किया 0 लिखते दो। तो 40,000 प्लस 70 में माइनस 20 गए तो ये हो गया आपका 50,000, 50,000, ये 25 रहेगा। और मैंने बताया क्योंकि इसकी स्टार्ट यहीं से हुआ है, स्टार्टिंग, तो इससे पहले कुछ नहीं है, तो सब जगह प्लस का निशान, बल्कि यहाँ भी प्लस, ये 0 रह गया और ये प्लस 0 रह गया। अब आ गई ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 0, लेकिन आइंदा तो अब 0 नहीं रहेगा। तो ये हो गया। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो 40,000 और प्लस 70 और 5 75,000, तो 1,05,000 हो गया। इधर देखिए 50 और 40 90 90 और ये 1,15,000, सॉरी 1,15,000, उधर भी 1,15,000 है, राइट। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट, पेड सैलरी इन कैश ₹10,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, OS लिखा है मैंने, आउटस्टैंडिंग क्या है ये, आउटस्टैंडिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग ₹20,000, 20,000 अभी देना बाकी है। 10 तो नगद पे कर दी सैलरी और 20 अभी दे नहीं पाए कि बाद में दे देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, जब आप सैलरी नगद पे करोगे तो आपके यहां से 10,000 रुपये कैश कम हो जाएगा, ठीक। और क्योंकि 10 सैलरी दे दी तो सैलरी तो लॉस है, तो सैलरी का मतलब है आपकी कैपिटल कम हो जाएगी 10,000। क्लियर भाई, जब मालिक की पूंजी कम होगी, क्योंकि लॉस हुआ तो मालिक की पूंजी कम होगी, सैलरी दी, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस होने के नाते आपका कैपिटल कम हो जाएगी।
20,000 सैलरी देनी रह गई, अगर दे दी तब भी मालिक की कैपिटल कम होगी, और अगर देनी रह गई है तो यानी देनी तो है ही ना, तो वो भी कम होगी। तो कैपिटल टोटल यहां पर 30 माइनस होगी, 20 प्लस 10 30 माइनस होगी, ठीक है। लेकिन 20 क्या कैश कम होगा? नहीं, क्योंकि वो तो अभी दिया ही नहीं कैश। तो क्या होगा, ये मेरे लिए एक और लाइबिलिटी बन गई, जिसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहेंगे। तो एक और नया नाम आ जाएगा क्रेडिटर के बाद, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये तो कैपिटल ही रहेगा, कैपिटल। तो यहां पर आपका कितना, 20,000 बढ़ जाएगा। ओके, अब देखिए न्यू इक्वेशन क्या बनेगी। देखिए इसमें कोई चेंज नहीं, 0, इसमें कोई चेंज नहीं, 0, यहाँ पे इज इक्वल टू, इसमें कोई चेंज नहीं, 0, और जिनमें चेंज कर दिया। और क्योंकि ये अभी स्टार्ट हुआ, इससे पहले तो हुआ नहीं, तो उससे पहले आप सब जगह उसको +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 और +0, पीछे का 0 से फिलअप कर देंगे। अब फाइनल इक्वेशन, क्योंकि न्यू इक्वेशन होते होते जब कभी एंड होगा वहां पे फाइनल इक्वेशन कहेंगे। तो देखिए 40 में से 10 गए तो 30,000, और 50 का 50 रह गया, ठीक है। और प्लस ये 25 का 25 रह गया, ये हो गया 40,000, और ये हो गया 20,000, और ये हो गया 75 में से 30 गए तो 45,000। तो ये हो गया आपका 60 और 40 1,05,000। और इस तरफ देखिए 50 और 30 80, 80 और 25 1,05,000। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई कि दोनों साइड इज इक्वल, बराबर है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम डबल एंट्री सिस्टम पे बात करेंगे, दोहरा लेखा प्रणाली, क्योंकि हमें आगे जर्नल एंट्री सीखनी है, उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। हालांकि आपको आता है, तभी मैंने कहा था इसे थोड़ा सा क्विक रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं हम। अकाउंट्स मान लेते हैं हम, सारे अकाउंट एक बास्केट में, टोकरी में, एक टोकरी के अंदर डाल लेते हैं, जितने भी अकाउंट्स, यानी आप +1 की +2 की किसी भी क्लास की बुक्स देखें, उसके जितने भी अकाउंट्स हैं आपने एक बास्केट में डाल दिए। अब उसमें से छटनी शुरू करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। जितने भी बास्केट में अकाउंट्स हैं, जितने कितने, सारे अकाउंट्स बास्केट में, इससे बाहर है ही नहीं। तो उन सबको हम 2 भागों में बांटते हैं, या तो वो पर्सनल अकाउंट्स हैं और या वो इम्पर्सनल अकाउंट्स हैं। या तो व्यक्तिगत खाते हैं या वो अव्यक्तिगत खाते हैं। भाई या तो व्यक्तिगत होंगे, नहीं होंगे तो अव्यक्तिगत होंगे। तो हम मान लेते हैं इसमें से हम ये व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत, ऐसे करके छाटेंगे जो जो पर्सनल अकाउंट्स होंगे। पर सवाल आया, पर्सनल होते क्या है? पर्सनल अकाउंट्स वे खाते जो किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी कंपनी आदि के नाम से हो। जो व्यक्ति हमारी संस्था के साथ लेन देन करेगा, और वो भी अगर उधार में करेगा, तो उसका नाम लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो देखिए वो खाता बनेगा। अगर वो नगद कर देता है, नगद पेमेंट कर देता है, तो हम उसका खाता क्यों बनाएंगे? तो जो व्यक्ति हमसे लेन देन, जरूरी नहीं है कि माल हमसे वो हमें बेचे, हम भी उसे बेच सकते हैं। बस ये है कि यदि वो लेन देन करता है और अभी उसने कुछ लेना देना बाकी है, वे खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी आदि के नाम से हों, उनको हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। डिटेल में हमने +1 में पूरा पढ़ा है, अब शॉर्ट में कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए राम्स अकाउंट, राम का खाता,
श्याम्स अकाउंट, मोहन अकाउंट। इसी तरह से संस्था के जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। इसी तरीके से कंपनी का नाम हो सकता है, मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अकाउंट। इसी में कैपिटल अकाउंट भी आता है, मालिक द्वारा दिया गया पूंजी। इसी में ड्राइंग्स अकाउंट भी आता है। इसी में बैंकों के जैसे पीएनबी अकाउंट, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ऐसे करके इनके अकाउंट्स आते हैं। ठीक है, ये आपके पर्सनल हो गए। अब हम रियल की बात करते हैं, इम्पर्सनल की बात। पर्सनल छट गए तो बाकी बच गए इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के भी दो हिस्से होंगे। पहले बात, इम्पर्सनल किसको कहते हैं? जो पर्सनल नहीं है वो इम्पर्सनल है। अब इम्पर्सनल के दो हिस्से, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। रियल मतलब वास्तविक खाते और नॉमिनल मतलब नाम मात्र के खाते। रियल कौन से होते हैं? वो सब खाते जिनको मुद्रा में माप सकते हैं, जिनका अस्तित्व होता है और उन पर व्यवसाय का स्वामित्व भी हो, वो रियल होते हैं। जो चीज़ बिजनेस की है, उसकी मुद्रा है, वैल्यू है, और उसे आप मालिक के तौर पे, स्वामित्व के तौर पे, यानी उसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने नाम से रख सकते हैं, वो आपकी रियल अकाउंट्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं हम किसी का मकान किराए पे ले लें, तो क्या हमारे पास स्वामित्व है? नहीं है। क्या हम उसे बेच सकते हैं? नहीं। तो हमारे रियल अकाउंट्स में नहीं आएगा। लेकिन कोई प्रॉपर्टी हमारी है, हमारी मतलब हमारे व्यवसाय की, और उसे हम बेच सकते हैं, उसे अपने नाम से रख सकते हैं, वो रियल में आएगा। ओके, तो दीज आर रियल अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट, राइट? कैश में जो है वो आपका रियल में आता है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। इसी में गुडविल अकाउंट भी आता है। हालांकि गुडविल दिखती नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू होती है, उसको मुद्रा में माप सकते हैं, और व्यवसाय में तो बहुत वैल्यू होती है गुडविल की। तो इन सबको हम रियल अकाउंट्स कहते हैं। ये केवल यही नहीं है, बहुत सारे हैं रियल अकाउंट्स, बहुत सारे हैं पर्सनल अकाउंट्स। ये तो आपको केवल एक उदाहरण दिया है। अब हम चलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स पे, नाम मात्र खाते। वो खाते जिनसे लाभ या हानि अथवा आय या व्यय का पता चले। ये नाम मात्र हैं, नाम के अकाउंट्स हैं, लेकिन इनसे व्यवसाय को या तो लाभ होता है, या हानि होती है, या आय होता है, या व्यय होता है। तो इन्हें हम नॉमिनल अकाउंट्स में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सैलरी अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट, कमीशन अकाउंट, रेंट अकाउंट, और इसी में गुड्स अकाउंट भी आते हैं, जिसमें परचेजेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेजेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर ये नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं। क्लियर है बच्चों? +1 में आपने किया हुआ है। अब तो हम इसका दोहराव करें, और दोहराव में ज़्यादा समय नहीं दे सकते, ना ही बहुत स्लो चल सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आप इतनी स्पीड से समझ पा रहे होंगे। लेकिन कोई +1 का बच्चा देख रहा हो तो कृपया वो अभी शायद समझ ना पाए, क्योंकि पहले उसे डिटेल समझना जरूरी है। ओके, अब हम इनके रूल्स करते हैं। बच्चों, अगर हमारी छटनी सही नहीं होगी तो सही होने की संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं, इसलिए बहुत अच्छे से छटनी सीखिए। अब हम इनके नियम पढ़ते हैं। जो हमने पर्सनल अकाउंट्स की लिस्ट बनाई थी उस पर क्या नियम लागू होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई पर्सनल अकाउंट, जो नाम बताए थे राम, मोहन, सोहन, कंपनियों का नाम बताया था, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, अगर ये रिसीवर हैं इस वक्त, फिर कभी नहीं, अब जो एंट्री बोली जाए तो डेबिट कर दो, और अगर गिवर है तो क्रेडिट। एक उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेड टू राम ₹100, हमने राम को 100 रुपये दिए। तो यहाँ पर 2 अकाउंट खुलेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक डबल एंट्री सिस्टम है कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। जैसे आपका सिक्का ही लगाई, उसमें टेल और हेड होता है, ये नहीं कह सकते सिर्फ टेल साइड होती है, हेड भी होता है। इसी तरह अगर कोई लेने वाला है तो कोई देने वाला है, एक चीज़ आ रही है तो एक चीज़ जा रही है, तो ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो उसमें पेड टू राम, राम को 100 रुपये दिए, तो 2 अकाउंट, कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट करेंगे। 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर 2 तो जरूर करेंगे। पेड टू राम कैसे देते हैं? जेब में से पैसे निकाले, राम को दिए, ये लो राम 100 रुपये। तो जेब से कैश गया तो एक कैश अकाउंट बना, और राम रिसीव करा, एक राम का अकाउंट बना। तो हमारे सामने 2 अकाउंट बनेंगे, एक राम का, यानी एक राम का अकाउंट, और एक कैश का। आप जानते हैं राम पर्सनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है। हमने किया था ना, ये रियल में था कैश। तो अभी मैं रियल का रूल लागू नहीं करूंगा, अभी मैं पर्सनल का रूल लागू करूंगा। तो पर्सनल का रूल क्या कहता है? अगर राम रिसीवर है इस वक्त, इस एंट्री में इस वक्त अगर राम रिसीवर है तो राम को डेबिट कर दो, अगर राम गिवर है इस वक्त तो राम को क्रेडिट कर दो। मैं इस वक्त पे जोर क्यों दे रहा हूं भाई? किसी दिन वो हो सकता है कि वो पैसे देने वाला हो, आज तो राम रिसीव कर रहा है, कल को राम उल्टे दे सकता है कि नहीं? तो बात यह है कि इस वक्त क्या पोजीशन है। तो इस वक्त बताइए, राम रिसीव कर रहा है या दे रहा है? हमने राम को 100 रुपये दिए तो राम रिसीव कर रहा है, राम रिसीवर है तो राम को हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री जो बनेगी वो बनेगी राम डेबिट टू, फिर दूसरा अकाउंट अपने आप ही हो जाएगा कैश अकाउंट। ओके, और नरेशन लिखी जाएगी पेड टू, पेड कैश। बस टू भी क्या है, ₹100, ठीक है, चलेगा। और ये आपकी डिटेल हो गई, और 100 यहां पर हो जाएगा और 100 यहां पर, ठीक है। पेड टू यानी पेड राम डेबिट टू कैश। अब यहां पर राम से अकाउंट नहीं लिखेंगे। आजकल जब किसी का व्यक्तिगत नाम होता है, व्यक्तिगत, ये एक तो किसी कंपनी आदि का नाम हो वहां नहीं, वहां तो नाम लिखा जाए, अकाउंट लिखा जाता है, लेकिन किसी का व्यक्तिगत नाम हो, प्रॉपर नेम जिसको बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, तो वहां पर सीधा ही राम लिखेंगे, श्याम लिखेंगे, मोहन लिखेंगे। ओके, तो राम डेबिट टू कैश। अब हम रियल का रूल पढ़ते हैं। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आ रही है इस वक्त, कोई रियल हो, और अगर कम्स इन है, हमारे बिजनेस में कम्स इन, हमारे बिजनेस में आ रही है तो डेबिट करो, और अगर हमारे बिजनेस से जा रही है तो क्रेडिट करो। देखें, सेम पेड टू राम, यहां भी वही एंट्री थी, ट्रांजैक्शन थी, पेड टू राम 100, पेड टू राम ₹100, सेम, बिल्कुल सेम। लेकिन फिर अकाउंट कौन से बनेंगे? वही 2, राम और कैश का। राम अकाउंट बनेगा और कैश का बनेगा। राम पर्सनल है और कैश रियल है। अब की मैं पर्सनल पर रूल लागू नहीं करूंगा, अब की मैं रियल का रूल लागू करके देखूंगा। कर तो मैं इससे भी सकता था, लेकिन मुझे अब की सीखना रियल है ना, तो मैं रियल को पकड़ूंगा कि कैश को पकड़ो। अगर कैश इस वक्त कम्स इन है, आ रहा है, तो डेबिट करो, और अगर इस टाइम कैश जा रहा है हमारे बिजनेस से
तो क्रेडिट करो। देखें, पेड टू राम, राम को 100 रुपये दिए, जेब में से निकाले और उसको 100 दे दिए, तो कैश आया कि गया? सिंपल सी बात है, कैश गया। तो गया तो कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि गोज आउट है। तो जब कैश क्रेडिट होगा यानी टू कैश होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली बचा क्या? राम। तो राम डेबिट हो जाएगा 100 और टू कैश 100, नरेशन वही बनेगी, पेड कैश ₹100। यस, क्लियर हुआ? चले अब तीसरे पे चलते हैं। अब है नॉमिनल का रूल क्या है? नॉमिनल का रूल है, क्योंकि इसमें लाभ और हानि आय व्यय होता है, तो डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स। यानी डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस लॉसेस, अगर कोई एक्सपेंसेस हो या कोई लॉस हो, या तो हानि हो या खर्चा हो, तो आपको डेबिट करना है। और अगर आपको इनकम हो जाए या गेन माने लाभ हो जाए, फायदा हो जाए, तो आपको क्रेडिट करना है। एंट्री पेड टू राम एज सैलरी 100, थोड़ा सा फर्क है, पेड टू राम, लेकिन तीसरी बार लिखा पेड टू राम एज सैलरी। हमने राम को तनख्वाह दी है, यानी राम हमारे यहाँ वर्कर है, एम्प्लॉय है, कर्मचारी है। बताइए कौन से अकाउंट बनेंगे? शायद कोई बच्चा कह रहा है सर कैश का बनेगा, ओके, राम का बनेगा, ओके, और कहता है जी सैलरी बनेगा। ठीक है जी, चलो, कैश रियल, राम पर्सनल और सैलरी नॉमिनल। वाह जी वाह, तीनों बन गए। क्योंकि राम का नाम लिखा है इसलिए पर्सनल बन गया, कैश जाएगा इसलिए आपका रियल बन गया, और दे सैलरी रही हो इसलिए नॉमिनल हो गया। 3 अकाउंट हो गए। नहीं, गलत है, थोड़ा सा गलत है। आप राम को सैलरी दे रहे हो, क्या इससे वापस लोगे? नहीं। कभी 3 व्हीलर में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, जब आप उसे किराया देते हैं तो क्या आप उससे नाम पूछते हैं, अंकल आपका नाम क्या है? क्यों? क्या वापस लेने पैसे? नहीं। तो इसी तरह से यहां पर राम मेन नहीं है, राम हो, मोहन हो, सोहन हो, आप सैलरी किसी व्यक्ति को ही तो दोगे, किसी दीवार को तो नहीं दे सकते ना। तो इसलिए देना तो किसी व्यक्ति को पड़ेगा। तो यहां पर व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो नॉमिनल अकाउंट इंपॉर्टेंट है कि मेन तो सैलरी दी गई है। जो कोई भी कंपनी, मुकेश अंबानी है, अब मुकेश अंबानी को कोई ये क्या कहेगा कि हमने जी सोहन जो हमारा वर्कर है उसको 20,000 दिए। मुकेश अंबानी को इससे मतलब नहीं है कि सोहन ने 20 लिए या मोहन ने 20 लिए, भाई एम्प्लॉयज़ को दिया गया, मेन तो सैलरी है कि नहीं। तो यहाँ पर ये अकाउंट बनेगा। अब क्लियर हो गया, यानी राम का तो बनना ही नहीं है, अब बनेंगे आपका कैश और सैलरी। मैं चाहूँ तो इसे कैश से भी कर सकता हूँ, पर फिर मैं ये रूल लागू करूँगा, क्योंकि मुझे रूल सीखना है नॉमिनल का, इसलिए मुझे इस बार सैलरी को पकड़ना है। पकड़ो सैलरी को। अगर सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है या लॉस है तो आप डेबिट कर दो, और अगर सैलरी हमारे लिए इनकम है या लाभ है तो आप क्रेडिट कर दो। हमारे लिए, उसके लिए नहीं। खाते तो हमारी बिजनेस के बन रहे हैं, हमारा व्यवसाय सैलरी दे रहा है, तो सैलरी तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और जब एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा। तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन में बनेगा पेड सैलरी टू राम। अब की ब्रैकेट में यानी नरेशन में नाम उसका लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो पता चल रहा है सैलरी दी है, पर ये पता नहीं चल रहा किसको दी है। तो नोटिस रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए किसको दी गई है, इसलिए उसका नाम लिखना पड़ेगा। ओके, बस हो गया क्लियर। 100। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसे ध्यान से समझिए और आगे यूज़ करते रहें।